मुझे सर तकरीबन 13-14 महीने हो गए मैं अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं फर्म से जैसे ही मेरी आर्टिकल्स खत्म हुई नेक्स्ट डे मैंने डिसाइड किया हुआ था कि जी अब मैंने अपना काम स्टार्ट करना है। तो सर डे वन से मतलब 13-14 महीने के अंदर, और पिछला रमजान था, मुझे याद है मैं बिल्कुल फारिग बैठा हुआ था कि मेरे सही। पास काम नहीं था। मुझे हो रहा था कि शायद मैंने गलती कर दी है कि मेरे दोस्तों को गाड़ियां मिल रही हैं, अच्छे अलाउंसेस मिल रहे हैं, या कोई बाहर है अगर मुल्क से तो हम्म। बहुत अच्छी सैलरीज मिल रही है, और मैं यहाँ पे बैठ के सोच रहा हूँ यार ऑफिस का रेंट मेरा निकलेगा या नहीं निकलेगा इस महीने का। तो एक जाहिर चैलेंजिंग सिचुएशन थी। चेनवन स्टोर्स की एक एफटीओ की कंप्लेन है बड़ी फेमस, तो उन्होंने कंप्लेन करी कि जी एफबीआर हमें हरास करता है, उनके ऑफिसर्स आते हैं कि जी आपका पीओएस नहीं चल रहा या आपने जानबूझ के बंद किया हुआ है, और हम पे फ्रॉड के एलिगेशन लगाए जाते हैं। तो ये केस चला, काफी अरसे चलता रहा। फिर एफटीओ ने इसके ऊपर डिटेल रिसर्च करके निकाली। सर सामने ये आया कि जी जो सॉफ्टवेयर था, जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर था, उनका वेंडर था, बेसिकली सब स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर दे रहा था। उससे होता ये है कि सॉफ्टवेयर की एक हार्ट बीट होती है पीओएस सॉफ्टवेयर की, जो वो मेन सर्वर को भेज रही होती है कि जी मैं लाइव हूँ, मैं एक्टिव हूँ, मुझे मेरे ओनर ने बंद नहीं किया, मेरे यूजर ने बंद नहीं किया। सही। वो सॉफ्टवेयर डेड हो जाता था, उसकी हार्ट बीट बंद हो जाती है। तो प्राल को और एफबीआर को लगता है इस बंदे ने जानबूझ के बंद किया, हालांकि उसने तो बंद नहीं किया, वो तो नॉर्मली यूज कर रहा है। तो दिस गिव्स द इंप्रेशन कि यार ये फ्रॉड कर रहा है बंदा, मे बी इसने कोई जब बंद किया है तो कोई सेल्स करी है और ये हमें नहीं दिखाना चाह रहा। दो चीजें मुझे लगता है जिनसे ये रिक्वायरमेंट हटेगी, ये मेरा पर्सनल बिलीव है, मेरी कोई इस तरह से इदारे से बात नहीं हुई, किसी इदारे ने क्लैरिफिकेशन नहीं दी। वो ये एक तो 100% एक्सपोर्टर्स हैं जो जिनकी 1 रुपए की भी लोकल सेल नहीं होती। सही। मुझे ऐसा लगता है कि उनको इस रिक्वायरमेंट से हटा दिया जाएगा, क्योंकि उनके लिए सेंस नहीं बनता, क्योंकि उनका एनेक्जर सी बनता ही नहीं है। हम्म। उनका तो एनेक्जर डी बनता है जो कस्टम से जीडी उठ के आती है। सही। तो उनके लिए हो सकता है इस रिक्वायरमेंट को खत्म किया जाए। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि जो सर्टन छोटे टैक्स पेयर्स हैं, जैसे जिनका साल का एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ 6 करोड़ है साल का, मे भी उनको कोई रिलैक्सेशन दी जाए। बट उसके अलावा मुश्किल है कि ये चीज कैंसिल हो या कोई और उसके अंदर चेंज आए। अच्छा सर, आपने ये डिजिटल इन्वॉइसिंग के बारे में सही तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि बिजनेसेस को ये किस तरह से फैसिलिटेट कर रहा है। आपने एफबीआर रेगुलेटरी बॉडीज के पर्सपेक्टिव से बता दिया कि उनको ये फैसिलिटेशन मिलेगी, बट बिजनेसेस को क्या क्या वैल्यू मिलेगी इस डिजिटल इन्वॉइसिंग की सर्विस से। अस्सलाम वालेकुम। आज हमें ज्वाइन किया मिस्टर अली ज़ेब महांगा ने, जो कि महांगा एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के फाउंडर हैं। एक्चुअली आज हम डिस्कस करना चाहते हैं डिजिटल इनवॉइसिंग को, इसकी कंप्लीट डायनामिक्स हम समझने की कोशिश करेंगे कि बिजनेसेस के लिए इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और एक प्रोफेशनल जब आप बंदे से काम लेते हैं या बाकी बंदों से काम लेते हैं तो एक्चुअली इसमें फ़र्क क्या होता है। तो सबसे पहले तो अली ज़ेब साहब, थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। मैं आपसे जानना चाहता बिल्कुल। हूँ कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आए, फिर आपने अपनी फर्म को इस्टेब्लिश किया। आपने कैसे प्लान किया कि आपको फर्म की तरफ आना चाहिए, और ड्यूरिंग दिस जर्नी आपको कहाँ पे मुश्किलात आई, और फिर हम कोर टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बड़े टाइम से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, बट के ड्यूरिंग इवन मैं ऐसी ये जर्नी में आपकी काफी वीडियोस देखता रहता था। तो इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर। और सर मेरा प्रोफेशनल जर्नी इस तरह से स्टार्ट हुई कि जब मैं फर्म में गया तो मेरा शुरू से ही माइंडसेट था कि मैंने कल को अपनी फर्म बनानी है या अपना काम करना है। आई कम फ्रॉम अ बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली, तो एक थोड़ा सा माइंडसेट था कि अपना कुछ करना है। तो ठीक है। जब फर्म में भी गया तो वहाँ अपॉर्चुनिटीज देखता था कि यार किस तरह से अपना काम किया जा सकता। तो जब मैं ऑडिट में था तो मुझे एहसास हुआ कि ऑडिट एज अ फंक्शन में अकेले नहीं बेच सकता। सही। ऑडिट हमेशा एक बड़े नाम के साथ, एक बड़ी टीम के साथ काम किया जा सकता है। सही। बट टैक्स मुझे इस तरह की एक चीज दिखी जिसमें मुझे गैप दिखा मार्केट में कि बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड कंसल्टेंट्स कम थे, कंप्लाइंस स्ट्रक्चर ये बर्डन बढ़ रहा था, सही। इसकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा था, इवन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा पेनल्टीज और सख्ती बढ़ रही थी। तो मुझे था कि यार दिस इज समथिंग दैट आई कैन डू, और दिस इज समथिंग आई कैन सेल ऑन माई ओन, सही। कि वन मैन शो में भी ये चीज चल सकती है। तो वहां से मेरा थोड़ा सा रुझान बढ़ा। फिर जब मैंने इसको स्टडी किया, काम करके देखा, तो मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि जेन्युइन वैल्यू क्रिएशन नजर आई मुझे। सही। यार कोई क्लाइंट आपके पास आता है, बोलता है जी ये मसला है, कोई हल करके दे, तो उसको आप वैल्यू क्रिएट करके देते हैं तो वो आपको भी वैल्यू देता है आगे से बढ़ते। अच्छा सर, मांगा इनको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और मेरी एक और कंसल्टिंग कंपनी है, काफी सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो 30 साल से फील्ड में। एडवाइजरी कंसल्टिंग ग्रुप के नाम से हमारी कंसल्टिंग कंपनी है, जिसपे हम एडवाइजरी, टैक्स, कंसल्टिंग और टेक्नोलॉजी का काम करते हैं। तो ये दोनों मेरी फर्म और कंपनी मिल के हम असाइनमेंट्स करते हैं। और जो एक्सपीरियंस है वो काफी रिच है, 30-35 साल का मेरे जो सीनियर पार्टनर्स है उनका एक्सपीरियंस है। बैंकिंग के अंदर जितनी बैंकिंग डिजिटाइज हुई है पाकिस्तान के अंदर, नेशनल बैंक, फैसल बैंक, यूबीएल, एमसीबी, ये सारे हमारे क्लाइंट्स रहे हैं। इनके मेजर ईआरपी हमने डिजाइन किए हैं, बैंक ऑफ अफगानिस्तान, इस तरह के वैरायटी ऑफ नेम्स हैं। टेक्सटाइल के अंदर काफी सारे हैं। तो हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, इनके लिए ईआरपी डिजाइन करते हैं।
जिसके अंदर कस्टमाइज रिपोर्ट्स होती हैं, जीएल्स होते हैं, फिर हमारे वेरियस मॉड्यूल्स हैं जैसे अकाउंट्स पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, फिक्स एसेट। तो ये सारे मॉड्यूल्स होते हैं जो आपको एक बिजनेस के अंदर या एक पूरी बड़ी एंटिटी के अंदर उसको मैनेज करने में बहुत हेल्प करते हैं। फिर अपार्टमेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, या इंश्योरेंस का हमारा की प्रोडक्ट है जैसे सिंध इंश्योरेंस है, वो हमारा की प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो इस तरह के हम वेरियस प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं, उनको मेंटेन करते हैं, और फिर उसी के ऊपर बिजनेसेस को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे एडवाइजरी भी करते हैं, या गोइंग फॉरवर्ड आपने किस टेक्नोलॉजी पे मूव होना है, किस तरह से अपने आईटी को, अपने डेटा को सेव करना है, सिक्योर करना है और लेके चलना अच्छा सर, यहाँ पे ना एक और प्रॉब्लम भी है कि हम देखते हैं कि मार्केट में जब टैक्स सीजन आता है ना, तो बंदे को एडवर्टीजमेंट नजर आ रही होती है कि 3000 में या 5000 में जो है ना अपनी रिटर्न आप जो है ना वो हमसे करवा लें। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक अनप्रोफेशनल या जिसका उस तरह से एक्सपर्टीज नहीं है, कोर एक्सपर्टीज, उस बंदे से अपनी रिटर्न का या टैक्स का काम करवाना वर्सेस प्रोफेशनल से काम करवाने के बाद में प्रॉब्लम्स तो होगी, बट कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ सकते हैं? अच्छा देखिए, प्राइस जो है डिपेंड करता है, आप एक चिकन पराठा या कोई कोई भी चीज आप रोड से भी खाते हैं, अच्छे होटल से खाते हैं, उससे बेहतर 5 स्टार होटल से खाते हैं, तो प्राइस चेंज होती है डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ पे हो। तो ठीक है। आपकी भी वैल्यू अगर आप मतलब किसी अनक्वालिफाइड बंदे से करा रहे हैं जिसको काम नहीं आता, तो जाहिर है वो डिफरेंट चार्ज कर रहा है। एक सीनियर बंदा, एक प्रोफेशनल बंदा हो सकता है ज्यादा चार्ज कर रहा हो। तो जी। इट्स नॉट अबाउट द मनी हम्म। बट अबाउट द सर्विस। अगर वो 2000 रुपए में भी बंदा आपको काम अच्छा करके दे रहा है, अच्छे से मुराद मैंने इस तरह के रिटर्न्स देखे हैं कि बहुत बहुत रेकलेसली प्रिपेयर किए गए होते हैं, कि वो उस तरह से होते हैं कि वो नोटिस कोई ऑफिसर अगर देखेगा तो लाजमी नोटिस आएगा उसके ऊपर। ठीक है। तो इस तरह की गलतियां होती हैं जो बाद में लोगों को बहुत महंगी पड़ती हैं। इवन मेरे पास काफी इस तरह के क्लाइंट्स आए कि विरासत के पैसे थे, उनको इनहेरिटेंस के मिले, बेसिक सी चीजें हैं ये तो, और ये टैक्स से माफ है, लेकिन उन लोगों ने उसको इस तरह से प्रेजेंट किया हुआ था रिटर्न में कि जी ये हमने बेच के कमाया, या उसका ट्रेल पूरा पैदा नहीं किया पीछे से। तो वो बाद में उनको इतना डिफिकल्टी हुई उसके अंदर प्रूव करने के लिए कि वो कह रहे थे यार हमने 2000 बचाने के चक्कर में लाखों रुपए की वकील के ऊपर फीसें लगा दी। तो हम्म। ये चीजें बहुत चैलेंजिंग होती है, और इवन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी इनकम, आपके एक्सपेंसेस और आपके एसेट्स इन लाइन चल रहे हो। सही। थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन समझ आ जाती है कि मे बी कहीं मिस आउट हो गया, गलती हो गई, अगले साल बता दिया, बट मेजर डिफरेंस जब आना शुरू होता है तो आपको आपके वीजाज में रिजेक्शन दिखना शुरू हो जाती है। सही। अच्छा सर, इवन आपकी बैंकिंग प्रोफाइल जी जी इवन जी। आपकी बैंकिंग प्रोफाइल में आपको प्रॉब्लम होता है जब आप कोई लोन लेने जा रहे होते हैं, या कोई फाइनेंसिंग टर्म फाइनेंसिंग की कोई अरेंजमेंट लेने जा रहे होते हैं, तो वहां पे आपको रिजेक्शन का सामना अक्सर करना पड़ता है इन सही। चीजों की वजह से। सही। अच्छा सर, ये बताएं कि हर अटेम्प्ट में हम देख रहे हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो नंबर है क्वालिफाइड का वो बढ़ता जा रहा है। तो आपने प्लान किया कि आपको अपनी सर्विस स्टार्ट करनी है, टैक्स में आपको आगे बढ़ना है। एक तो ये बोल्ड डिसीजन इस मार्केट में, लाइक बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में तो प्रॉब्लम्स होती ही होंगी, साफ जाहिर है, बट वहां से लेके अभी तक आपको एक्चुअली टाइम कितना हो गया है? इस ड्यूरेशन में एक्चुअली आपकी जो स्ट्रेटजी रही है क्लाइंट के साथ बात करने की, उनको मैच्योर करने की, वो क्या तरीका कार रहा है, और स्टार्ट से लेके अभी तक आपने क्या डिफरेंस इसमें देखा है? अच्छा, मुझे सर तकरीबन 13-14 महीने हो गए मैं अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं फर्म से जैसे ही मेरी आर्टिकल्स खत्म हुई, नेक्स्ट डे मैंने डिसाइड किया हुआ था कि जी अब मैंने अपना काम स्टार्ट करना है। सही। तो सर डे वन से मतलब 13-14 महीने के अंदर, और पिछला रमजान था मुझे याद है, मैं बिल्कुल फारिग बैठा हुआ था कि मेरे सही। पास काम नहीं था। मुझे हो रहा था कि शायद मैंने गलती कर दी है कि मेरे दोस्तों को गाड़ियां मिल रही हैं, अच्छे अलाउंसेस मिल रहे हैं, या कोई बाहर है अगर मुल्क से तो हम्म। बहुत अच्छी सैलरीज मिल रही है, और मैं यहाँ पे बैठ के सोच रहा हूँ यार ऑफिस का रेंट मेरा निकलेगा या नहीं निकलेगा इस महीने का। तो एक जाहिर चैलेंजिंग सिचुएशन थी, और खासतौर पर रमजान में, क्योंकि रमजान में बहुत स्लो हो जाता है काम। सही। तो ये चैलेंज मुझे फेस हुआ। लेकिन जहां तक क्लाइंट की बात है कि क्लाइंट को आप कहते हैं किस तरह से क्लोज करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं, तो मेरी शुरू से ये एक बड़ी स्ट्रेट पॉलिसी रही है कि आपने इंटेग्रिटी के साथ क्लाइंट से डील करना है, ईमानदारी के साथ डील करना है। हाँ, फीस आप मांगते हो, आप क्लाइंट को बोलो भाई हम ये प्रीमियम चार्ज करते हैं, ये फीस है मेरी, मैं इसलिए चार्ज करता हूँ, मैं क्वालिफाइड बंदा हूँ, मैं कोई गलत प्रैक्टिस नहीं करता। लोग करते हैं 2000 का रिटर्न डलवाया और कोई नोटिस खुल गया उनका, या बाद में कोई अनएथिकल प्रैक्टिस के अंदर। तो आपने ये नहीं करना, आपने डे वन से क्लाइंट को वैल्यू देनी है। आप जब उसको वैल्यू क्रिएट करके देंगे, उसकी एक एक चीज मेंटेन्ड होगी, वो 1 साल देखेगा, 2 साल देखेगा, वो खुद 5 लोगों को आपके पास खींच के लाएगा कि यार ये बंदा आपका काम ठीक कर रहा है, सही। यहाँ पे आपको कोई इस तरह की ब्लैकमेलिंग का सामना नहीं हो रहा। आप जेन्युइन ईमानदारी से काम करें और सीधा लेके चले। इंटेग्रिटी किसी भी अकाउंटेंट के लिए, किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इस प्रोफेशन का मेन हिस्सा है। अगर आप इंटेग्रिटी को फॉलो कर जाएंगे तो मेरे ख्याल से खुद क्लाइंट्स आपके पास आते हैं। हमारे यहाँ मैंने काफी चीजें देखी हैं कि लोग कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं करते, एक की बात दूसरे को बताते हैं।
तो उससे आप वहीं पे वैल्यू लूज कर देते हैं। क्योंकि सही जब आपसे कोई पूछता है कि यार मुझे फलाने की बात बताओ, तो दिल में वो बोलता है कि मेरी भी बता सकता है किसी को, तो वो कभी भी आपको अपना काम नहीं देगा। सही। तो कितना बड़ा क्लाइंट क्यों ना हो, प्यार से बिल्कुल इज्जत से मना कर दे, सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, ना आपकी बात मैं किसी को बताऊंगा, ना किसी को आपकी बताऊंगा। ठीक तो है। मे भी हो सकता है एक दो क्लाइंट आप लूज कर जाए इसकी वजह से, लेकिन आप बेहद क्लाइंट इसकी वजह से अट्रैक्ट कर सकते हैं और सर्विस दें उनको। कुछ होंगे, कुछ मे भी बैड एग्स होंगे जो आपसे काम भी कराएंगे, पैसे भी नहीं देंगे, इवन मेरे साथ होता है। तो मैं कोई ज्यादा उनसे बहसबाजी नहीं, प्यार मोहब्बत से रिक्वेस्ट करी, नहीं देते माजरत करके आप साइड हो जाए। कभी ना कभी वो कहीं और से ठोकर खा के वापसी आपके पास जरूर आता है, सही। आपके इखलाक की वजह से। अच्छा सर, ये एक जो नई चीज हमने पिछले कुछ टाइम में देखी है, डिजिटल इनवॉइसिंग, इसके बारे में ना हम जरा डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि एक्चुअली ये डिजिटल इनवॉइसिंग और जो कन्वेंशनल इनवॉइसिंग है इसमें फर्क क्या है, और ये जो इसके अम्ब्रेला में जो बिजनेसेस आते हैं वो कौन से टाइप के, या उनकी कोई थ्रेशोल्ड है या कैटेगरी है, तो कौन से बिजनेसेस उसमें फॉल करते हैं, तो फिर हम आगे जो है ना क्वेश्चंस का सिलसिला बढ़ाते हैं। बिल्कुल। सर डिजिटल इनवॉइसिंग इस वक्त एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में काफी जगहों पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। मलेशिया में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, दुबई में अभी जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इंडिया के अंदर भी फेज वाइज शुरू हो रहा है। और इसका कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अभी तक क्या होता था। जैसे मैंने आपको कोई चीज सेल करी जी। और आप सेल्स, हम दोनों सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड लोग हैं, तो मैं वो सेल्स टैक्स की इनवॉइस अगले महीने सबमिट करता था अथॉरिटीज को। ठीक है। मतलब आज कुछ सेल किया है तो 10 तारीख तक मैं इनवॉइसेस अपलोड करता था, 15 को पेमेंट करता था और 18 को जमा करता था। सही। तो उसके बीच में आप, और अक्सर फिर इसमें 15 दिन की एक्सटेंशन भी ले लेते थे लोग, तो कुछ 30 से 45 दिन का ना गैप आ जाता था बीच में रिपोर्टिंग में। सही। अब इसके अंदर काफी सारे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज भी होती थी। कुछ सर्टन लोग हैं जो उसको मिसयूज करते थे बीच में सेल्स टैक्स फ्रॉड के लिए। तो अब सही। जो डिजिटल इनवॉइसिंग आई है, ये मेन इसका अगर हम एक अम्ब्रेला देखे जो मुझे समझ आता है कि ये रियल टाइम में जो भी हेड ऑफ फाइनेंस है हमारी कंट्री का, या मिनिस्ट्री है, या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्यों ना हो, उसको एट अ टाइम दिख रहा होगा कि हमारे मुल्क में कितना चावल बिका, सही। कितने कपड़े बिक रहे हैं। ठीक है। अगर टेक्सटाइल का फॉर एग्जांपल 100 टन की क्वांटिटी आ रही है, एग्जांपल दे रहा हूं, तो बैक एंड पे उसका रॉ मटेरियल कितना प्रोड्यूस हुआ है या कितना इंपोर्ट हुआ है। सही। तो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो होंगे उस चीज से रिलेटेड, वो उसको असेस कर सकते हैं कि यार इसका डेटा क्या आ रहा है, कि ये इंपोर्ट वैल्यूज में कितने का आ रहा है, लोकल मार्केट में रॉ मटेरियल कितने का बिक रहा है और कितना बिक रहा है। ठीक है। और फिर उसको ट्रेस कर सकते हैं कि अगर बीच में गैप है तो या तो एवेजन हो रही है या स्मगलिंग हो रही है, या तो सही। लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे सेल, या फिर जो रॉ मटेरियल ला रहे हैं वो किसी इलीगल मीन से ला रहे हैं। ठीक है। तो एक ओवरऑल डेटा पता चल सकता है। दूसरी चीज जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर अब ट्रैक एंड ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी हो जाएगा। इसका जो सेकंड फेज है, अभी तो डिजिटल इनवॉइसिंग है ना, इसके अंदर आप इनवॉइस रेस करेंगे रियल टाइम में, जैसे पीओएस है। सही। सबसे पहले था नॉर्मल चलता है, फिर पीओएस लेके आए रिटेलर्स के लिए, क्या जैसे आप खाड़ी के स्टोर पे जाते हैं या इम्तियाज जाते हैं तो आपको एक पीओएस की पर्ची मिलती है, 1 रुपए लिखा हुआ होता है उस पर। हम्म। तो रियल टाइम में एफबीआर के पास डेटा चला जाता है कि इतना कुछ एफएमसीजी का आइटम बिका रिटेलर से, या फिर कोई कपड़े बिके हैं रिटेलर से। अब ये नॉर्मल बिजनेसेस के भी ऊपर आ गया। जितने सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड लोग हैं उन सब पे ये एप्लीकेबल है। इसकी डेडलाइन जो होती है सर वो दिसंबर तक एक्सटेंड करी थी, उसके बाद इसमें कोई फर्दर एक्सटेंशन तो नहीं आई। और पहली पेनल्टी 5 लाख है, दूसरी 10 है। फिर इसमें बिजनेस भी सीज हो सकता है आपका, ब्लैक लिस्टिंग भी हो सकती है। ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि डिजिटल इनवॉइसिंग है क्या। हम्म। इट्स बेसिकली सेम जिस तरह से पीओएस चलता है, बट ये बी टू बी बिजनेस के लिए भी है कि मैंने आपको माल बेचा, तो जो बेसिक इनवॉइस जनरेट होनी है वो डिजिटल होगी। सही। डिजिटल इनवॉइस का मतलब है एक एपीआई बेस्ड सॉफ्टवेयर से इनवॉइस जनरेट करना है। मतलब कोई एप्लीकेशन बेस्ड इंटरफेस होगा जिससे आप अपनी इनवॉइस जनरेट करेंगे। फिर एपीआई का मतलब एक ब्रिज है आपके कंप्यूटर, आपके सिस्टम के सर्वर में, और एफबीआर के जो प्राल है, पाकिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी लिमिटेड, उसका जो सर्वर है उसके बीच में ब्रिज है। उस ब्रिज से वो पहुंचाएगी इनवॉइस, वहां पे उनका डेटा पहुंचाएगी, और फिर आपके एनर्जी सी में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। इससे होगा क्या कि रियल टाइम में आपकी सेल रिकॉर्ड होगी और सामने वाले की परचेज रिकॉर्ड हो जाएगी। इसका नेक्स्ट स्टेप जिसका कानून भी बन चुका है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे ख्याल से मे भी 1-2 साल के अंदर ये लाइव हो जाएगा, ई बिल्टी का कॉन्सेप्ट है। अब जब ठीक है। आपने माल बेचा तो आप एक पर्चे पे बिल्टी बना के भेज देते हैं कि यार डिलीवरी कर दो। सही। तो
विद इन सर्टन एरियाज तो हमें मसला नहीं होता, लेकिन जब माल कराची से लाहौर जा रहा है, कराची से इस्लामाबाद जा रहा है या डिफरेंट एरियाज जा रहा है, तो रास्ते के अंदर बहुत इशू होता है। ठीक है। अब समझ नहीं आता कि ये माल इंपोर्ट का है, लोकल सप्लाई का, या स्मगलिंग का है। तो उस चीज को केटर करने के लिए बहुत जरूरी है। अब जब डिजिटल इनवॉइस आपकी लगी हुई होगी, उसके बारकोड नंबर लगा हुआ होगा, उसी के साथ होगी ई बिल्टी। सही। ई बिल्टी में भी बारकोड होगा, तो जब आप ई बिल्टी को स्कैन करेंगे तो वो वेरीफाई करेगा कि हाँ यार ये डिजिटल इनवॉइस का माल है। आप इनवॉइस स्कैन करेंगे तो आपको सारा पता चलेगा बायर कौन है, सेलर कौन है, सही। कहाँ से आया है माल, कहाँ को जा रहा है। तो उससे ट्रैक एंड ट्रेस बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पे ये तो समझ आ गई कि ई बिल्टी का कॉन्सेप्ट और ई इनवॉइसिंग का। अभी ये हम डिस्कस कर लें कि जो सिस्टम्स अभी इम्प्लीमेंट हो चुके हैं बिजनेसेस में, वो कितने एफिशिएंट हैं। अगर उसमें कोई डिले आता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो वो बिजनेसेस को कैसे इफेक्ट करेगा, और जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो उसके ऊपर किस तरह से एक्शन लेंगी अगर उनको लगता है कि भाई यहाँ पे ये इनवॉइसिंग जो है ना ये सही नहीं हो पा रही। देखिए, अब आप मेरे ख्याल से टूल्स की बात कर रहे हैं जो लोग यूज कर रहे हैं जी इनवॉइसेस बिल्कुल जनरेट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। इस पे सर, मैं जिस तरह से जब पीओएस था ना, तो चेनवन स्टोर्स की एक एफटीओ की कंप्लेन है बड़ी फेमस। तो उन्होंने कंप्लेन करी कि जी एफबीआर हमें हरास करता है, उनके ऑफिसर्स आते हैं कि जी आपका पीओएस नहीं चल रहा या आपने जानबूझ के बंद किया हुआ है, और हम पे फ्रॉड के एलिगेशन लगाए जाते हैं। ठीक है। तो ये केस चला, बहुत काफी अरसे चलता रहा। फिर एफटीओ ने इसके ऊपर डिटेल रिसर्च करके निकाली। सर सामने ये आया कि जी जो सॉफ्टवेयर था, जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर था, उनका वेंडर था बेसिकली, वो सब स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर दे रहा था। उससे ठीक है। होता यह है कि सॉफ्टवेयर की एक हार्ट बीट होती है पीओएस सॉफ्टवेयर की, सही। जो वो मेन सर्वर को भेज रही होती है कि जी मैं लाइव हूं, मैं एक्टिव हूं, मुझे मेरे ओनर ने बंद नहीं किया, मेरे यूजर ने बंद नहीं किया। सही। वो सॉफ्टवेयर डेड हो जाता था, उसकी हार्ट बीट बंद हो जाती है। हम्म। तो प्राल को और एफबीआर को लगता है इस बंदे ने जानबूझ के बंद किया, हालांकि उसने तो बंद नहीं किया, वो तो नॉर्मली यूज कर रहा है। तो ठीक है। दिस गिव्स द इंप्रेशन कि यार ये फ्रॉड कर रहा है बंदा, मे बी इसने कोई जब बंद किया है तो कोई सेल्स करी है और ये हमें नहीं दिखाना चाह रहा। इसी तरह के वेरियस इश्यूज हैं लोगों के सॉफ्टवेयर में। जिस तरह से एचएस कोड में गलतियां हो रही हैं, आप एक एचएस कोड सेलेक्ट कर रहे हैं, वो डिफरेंट जा रहा है। या फॉर एग्जांपल, अगर एफवीआर के ऊपर एक एचएस कोड में एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिफाइंड है हम्म। कि वॉच पार्ट्स हैं तो आपने उसको पीस में बेचना है, सही। थैली है तो आपने केजी में बेचनी है, ये डिफाइंड है एफवीआर में। तो कुछ सॉफ्टवेयर में इसकी रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, वो किसी भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट में इनवॉइस पोस्ट कर रहा है। हम्म। सही। तो इस तरह के इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तो फिलहाल डिलीट करने का कोई ऑप्शन है नहीं, और दूसरा कल को ऑडिट में बहुत प्रॉब्लम आएगा। जब आप रिकंसाइल करने बैठेंगे, इनपुट आपका केजीज में आ रहा होगा, आउटपुट आपने पीसेस में डाला हुआ, सही। तो इस तरह के मिसमैचेस क्रिएट होंगे और फिर आपको ऑडिट में प्रॉब्लम होगी। सेकेंड चीज, ये जो हार्टबीट वाली चीज मैं कह रहा हूँ, अभी अब जैसे आईपी एड्रेस आपका जानना चाहिए, करेंटली आई थिंक नहीं जा रहा, बट वंस ये स्टार्ट होगा तो उसका एक स्टैटिक आईपी आपको भेजना है, तो फिर सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस में इशू होता है। और अक्सर होता है कि सॉफ्टवेयर जब नहीं भेज पा रहा होता गेटवे के थ्रू, तो वो 2-3 दफा ट्राई करता है भेजने की। सही। जब करता है तो वो इनवॉइसेस रिपीटेडली पोस्ट हो जाती हैं। हम्म। तो ये सर्टन चीजें हैं जो आपको सब स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर में बहुत प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके डेटा की इंटेग्रिटी, इंक्रिप्शन, सेफ्टी। क्योंकि सेल्स इनवॉइस जो है ना, मेरे हिसाब से, मेरे सेंस में, एक बिजनेस की पूरी स्टोरी होती है। अगर आपको किसी बिजनेस की सेल्स की इनवॉइसेस दिख जाए, आप पूरा उसका बिजनेस निकाल सकते हैं कि वो कितना कमा रहा है और क्या कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप सर्विस प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं, उसका सर्वर किधर होस्टेड है, क्या उसका अपना है, उसने शेड स्पेस में लिया हुआ है, सही। साइबर अटैक से कितनी उसकी सेफ्टी है, उसने कोई फायरवॉल्स इंप्लीमेंट करे हुए नहीं करे हुए, कोई डिजास्टर रिकवरी है उसके पास, कोई बैकअप लेता है नहीं लेता, वो डेवलपमेंट टीम कितनी स्ट्रांग है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। लोग अभी भी, मैंने देखा, इवन हम लोग कर रहे होते हैं तो लोग बोलते हैं जी 500 में भी कोई दे रहा है, 1000 में दे रहा है। तो मैंने हम्म। उनके सॉफ्टवेयर टेस्ट करवाए, सही। ना देखे तो सही ऐसा क्या दे रहे हैं। तो ये मेजर चीजें थी जो मिसिंग थी, और ये लोगों को आज एहसास नहीं होगा। अब जब आप फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन कराते हैं ना, तो प्रोडक्शन टोकन उस बंदे के पास आता है। सही। अब कल को कोई गलत इनवॉइस रेस करना चाहे, वो प्रोडक्शन टोकन का होल्डर वो कर सकता है बैकएंड से। ठीक है। तो उसने एक इनवॉइस जो रेस कर दी लाख लाख रुपए की या 2 लाख रुपए की, तो आपका उतना 18% का सेल्स टैक्स वेस्ट हो गया। और फिर आप जस्टिफाई करते फिरेंगे कि भाई किसके, ये मेरी इनवॉइस नहीं है, गलती से रेज हुई है। सही। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। मतलब साल का कितना, 10-12 हजार का मेरे ख्याल से इम्पैक्ट आता होगा
तो लोगों को ये वैल्यूएट करना चाहिए कि यार जब आप ले रहे हो कोई सर्विस प्रोवाइडर चूज कर रहे हो तो उसकी अंडरस्टैंडिंग टैक्स की कितनी है, वो टेक्निकल ग्राउंड्स कितना समझता है और उसकी कैपेबिलिटी कितनी है इस चीज को अदा करने की। सही। क्योंकि वन टाइम तो है नहीं कि आपने एक दफा कोई मॉनिटर लेना है ले लिया और लगा दिया आपने कैमरे के लिए। ये एक ऑन गोइंग सर्विस है जो आपके साथ जुड़ी रहेगी, आपकी प्रोफाइल के साथ जुड़ी रहेगी। सही। कल को वो सर्विस प्रोवाइडर ब्लैकलिस्ट ना हो जाए कहीं, क्योंकि ये भी इंप्रेशन आ सकता है कि ये बंदा टैक्स अवॉइडेंस के सॉफ्टवेयर बेच रहा है। सही। क्योंकि कुछ लोगों ने मैंने बीच में एक्सपीरियंस किया कि लोग इस तरह की चीज बेच रहे हैं। तो दिस इज सीरियस कंसर्न कि लोग अगर इस तरह के लोगों से अफिलिएटेड होंगे तो आप भी उस जद में आएंगे कि अगर आप इस तरह का काम नहीं कर रहे बट आप उस सर्विस प्रोवाइडर से जुड़े हुए हैं तो इट इज हाईली लाइकली कि आपका भी नाम आ सकता है कि यार आपने इससे सॉफ्टवेयर लिया, आप चेक करें आपके रिकॉर्ड। ठीक एक है। अच्छा। फजूल का इंडी वैसे लाएगा आपके। अच्छा सर, ये जो आपकी बातों से मुझे समझ आई है ना कि ये कलेक्टिव एफर्ट है कि डिजिटल इनवॉइसिंग की अगर हम बात करें तो इसमें टैक्स एक्सपर्ट का होना जो सिस्टम्स को बनाए और उसको फिर इम्प्लीमेंट करे और फिर ऑन गोइंग ये जो सर्विस है उसको देखे, तो ये कलेक्टिव टीम एफर्ट बनती है। अच्छा, यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि एज अ पाकिस्तानी आपको पता है कि हमारी जो कौम है ज़रा सुस्त है, तो बिजनेसेस जो हैं आपको क्या लगता है कि इस तरफ अभी उस पेस में आ रहे हैं जिस तरह से रेगुलेटरी बॉडीज चाह रही हैं कि वो आए, और अगर नहीं आ रहे तो क्यों वो चाहते हैं या उनकी क्यों ख्वाहिश है कि हम इस तरफ ना जाए? अच्छा सर, इसके अंदर जो डेटा मेरे पास रिसेंटली मैंने कहीं से सुना है, मेरे पास आया है, कोई 8-10 हजार रजिस्टर्ड लोगों ने इंटीग्रेशन करवाई है। ठीक है। लेकिन सारे उसमें से भी रेज नहीं कर रहे डिजिटल इनवॉइसिंग। कोई 1,70,000 रजिस्टर्ड लोग हैं, उसमें से कोई 40-50 हजार इनएक्टिव होंगे या नील फाइलर्स होंगे, तो 1,00,000-1,15 लाख लोग हैं जिन्होंने करवानी है। ठीक है। अब मसला ये है कि सर इंटीग्रेशन की डेडलाइन गुजर चुकी है और अभी तक जो हम प्राल की टीम से मिले थे फेडरेशन के थ्रू, कराची चेंबर के थ्रू, तो उन्होंने हमें कहा था कि जी हमें ग्रेस पीरियड अलॉट करेंगे सही। जिसके अंदर लोग डिजिटल इनवॉइसिंग भी यूज करें और मैनुअल भी यूज कर लें। प्रॉब्लम ये आएगी कि जब डंडा सर पे पड़ेगा लोगों के, लोग कहते हैं कि ये खत्म हो जाएगा, खत्म होना होता तो 8 महीने पहले खत्म हो जाता। सही। और यही चीज इंडिया, मलेशिया, दुबई, इन ममालिक में नहीं हो रही थी इम्प्लीमेंट, तो खत्म होने का चांस तो मुझे नहीं दिखता। प्रॉब्लम अब सब पे तब आएगी जब एफबीआर मैनुअल बंद कर देगा और प्योरली डिजिटल पे चला जाएगा। सही। तो जो आपको एक लर्निंग कर्व का टाइम मिल जाता ना कि आप ट्रायल रन कर लेते हैं अपना, कि 1,000 इनवॉइस हैं तो आपने जी 40-50 डिजिटल रेस कर ली, बाकी मैनुअल कर ली, ये जो लर्निंग का टाइम है आपका, ये आपका वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि जब आपके सर पे एकदम कंप्लायंस का डंडा आएगा या सख्ती हो जाएगी बिल्कुल, तो आप अपने स्टाफ को किस तरह से ट्रेन करेंगे, और उसके बीच में गलतियां होंगी आई एम श्योर। और उसमें सर तो एक वो और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें एक और फिर प्रॉब्लम भी नजर आएगी ना कि जब 1.25 लाख के करीब लोग हैं जिन्होंने अभी करवाना है और फिर एकदम से ये प्रेशर बढ़ेगा, तो साफ ज़ाहिर है जो कि सर्विस ये प्रोवाइड करने वाले हैं अभी उनकी चार्जेबिलिटी और होगी, जब डिमांड ज्यादा बढ़ेगी तो उस टाइम चार्जेबिलिटी भी उनकी डिफरेंट होगी। तो ये भी एक सर चार्जेबिलिटी अलग बढ़ेगी और सर्विस का अलग मसला आएगा। अभी जी। तो इवन हम क्लाइंट्स को जूम कॉल्स पे लेके या उनके ऑफिस जाके, हमारे ऑफिस जाके हमारा स्टाफ ट्रेन कर देता है। तो ठीक है। जब इतनी डिमांड एकदम बढ़ेगी तो सर्विस प्रोवाइडर्स किस तरह से इसके साथ कोप अप करेंगे। सही। सही और बिल्कुल। एक ना मतलब बहुत कियोस मचा हुआ होगा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और लोग अभी कह रहे हैं कि लोग ना एक दूसरे को देखा देखी रुक रहे हैं कि नहीं जी ये रिवर्स हो जाएगा, नहीं जी ये हो जाएगा। तो ये मतलब चॉइस उनकी है, पेनल्टी तो उनके ऊपर लगनी है। मैं तो बिजनेस क्योंकि फैमिली से हूं तो मैं इस तरह से वैल्यूएट करता हूँ कि पहली पेनल्टी 5 लाख है। 5 लाख रुपए अगर आपको पेनल्टी लगती है, आप कोई लॉयर कोई कंसल्टेंट हायर करते हैं उसको वेव करने के लिए, वो कम से कम 50,000 लाख रुपए तो लेगा। ऐसे भी। 50,000 भी मरे से मरे ले अगर कोई कंसल्टेंट, तो बेहतर नहीं है कि आप कुछ सॉफ्टवेयर लेके इंटीग्रेट कर लें, सही। बजाय इसके कि आप लिटिगेशन में जाएं, उस प्रॉब्लम के अंदर जाएं। आप बेहतर आप कंप्लाई कर लें जब आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी और कंपनीज में ये कंट्रीज में चल रही है यही सेम चीज। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि हमारे यहाँ ये रिवोक हो सकती है? हाँ, दो चीजें मुझे लगता है जिनसे ये रिक्वायरमेंट हटेगी, ये मेरा पर्सनल बिलीव है। मेरी कोई इस तरह से इदारे से बात नहीं हुई, किसी इदारे ने क्लैरिफिकेशन नहीं दी। वो ये, एक तो 100% एक्सपोर्टर्स हैं जो जिनकी 1 रुपए की भी लोकल सेल नहीं होती। सही। मुझे ऐसा लगता है कि उनको इस रिक्वायरमेंट से हटा दिया जाएगा क्योंकि उनके लिए सेंस नहीं बनता, क्योंकि उनका एनेक्जर सी बनता ही नहीं है। हम्म, उनका तो एनेक्जर डी बनता है जो कस्टम से जीडी उठ के आती है। सही। तो उनके लिए हो सकता है इस रिक्वायरमेंट को खत्म किया जाए। और दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि जो सर्टन छोटे टैक्स पेयर्स हैं, जैसे जिनका साल का एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ 6 करोड़ है साल का, मे भी उनको कोई रिलैक्सेशन दी जाए। बट उसके अलावा मुश्किल है कि ये चीज कैंसिल हो
या कोई और उसके अंदर चेंज आए। अच्छा सर, आपने ये डिजिटल इनवॉइसिंग के बारे में सही तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि बिजनेसेस को ये किस तरह से फैसिलिटेट कर रहा है। आपने एफबीआर रेगुलेटरी बॉडीज के पर्सपेक्टिव से बता दिया कि उनको ये फैसिलिटेशन मिलेगी, बट बिजनेसेस को क्या वैल्यू मिलेगी इस डिजिटल इनवॉइसिंग की सर्विस से? अरे सर, दो तीन चीजें। एक तो देखिए, सबसे पहले आपको टैक्स ऑडिट में बहुत सी मुझे लगता है आसानी हो जाएगी, क्योंकि सही। आपका डेटा सारा डिजिटली ट्रांसमिटेड होगा। तो उसके अंदर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाएंगी सारी चीजें। आपका रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली जनरेट उसमें मेंटेन हो रहा होगा सॉफ्टवेयर के अंदर, और डायरेक्ट एफबीआर के पास जा रहा होगा। तो रिस्क बेस्ड पैरामीटर में अगर कोई ऑडिट हो रहा होगा तो उसमें आपकी बचत बहुत ईजी हो सकती है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप जो चीज खरीद रहे हैं, एक सर्टन जो आपका प्रॉफिट बनता है, आप उसको बेच रहे हैं, तो वो डेटा सीधा सीधा आ रहा होगा उसके ऊपर। ठीक है। ये एक चलो। चीज तो सीधी है। दूसरी सही। चीज तो मुझे लगता है सर, एक डिजिटाइजेशन की तरफ हम जो जा रहे हैं और डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं, इसका एक बड़ा चेंज आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि एक जमाना था लोग सिर्फ खाते मेंटेन करते थे, अब ज्यादातर जो लोगों की अकाउंटिंग हो रही है वो एक्सेल बेस्ड पे हो रही होती है, लेकिन उसके अंदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, अप्रूवल, ये चीजें सारी लेगेसी की नहीं आ रही होती। अब जो डिजिटल इनवॉइसिंग आया है तो लोग टूल खरीद रहे हैं, बट काफी ऐसे लोग हैं, काफी ऐसे बिजनेसेस हैं जो कंप्लीट सॉफ्टवेयर की तरफ भी जा रहे हैं। वो कहते हैं कि यार हम एक पूरा सॉफ्टवेयर लगाएंगे, उसी के अंदर हमारा कस्टमर का डेटा है, उसी के अंदर सेल्स का डेटा है। जब पेमेंट आ रही है तो पेमेंट भी हम उसी के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्कैन करके डॉक्यूमेंट भी उधर ही लगा रहे हैं। क्योंकि सेक्शन 73 सेल्स टैक्स का बहुत क्लियर है कि वो कहता है जी आपने कोई सेल करी है तो आपने पेमेंट वाया बैंकिंग चैनल रिसीव करनी है। फिर जब उसका ऑडिट होता है तो उसके एविडेंसेस प्रेजेंट करने होते हैं। तो इससे एक वन वन विंडो सोल्यूशन हो जाएगा कि आप कहेंगे कि जी कस्टमर ए का जो डेटा है वो कंप्लीट निकाल के दे दो, आप एक रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, आपके साथ तमाम मैनेजर्स उसके तमाम उसके स्केड्यूल निकल के आ जाएंगे और आपका ऑडिट बहुत ईजी हो जाएगा। सही। बशर्ते ये कि आप उसको मेंटेन कर रहे हो, हर महीने आप सेल्स डाल रहे हैं, हर महीने उसकी आप पेमेंट्स अपडेट करें। और ये वैसे भी करना है। बीच में एनेक्सर C1 आया था, जिसके अंदर आपको पेमेंट्स का डेटा शेयर करना था एफबीआर के साथ, कि आपने सेल करी है तो आपने कितनी पेमेंट रिसीव करी है। सही। अनकरीब हो सकता है वापस से इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट तो है कि हमें हर कस्टमर का डेटा मेंटेन करना है, सेल्स एंड रिसिप्ट का। तो इससे ये बहुत ईजी हो जाएगा। और हम थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन की तरह, जैसे हम अक्सर देखते हैं कि बाहर के मुल्कों में बैंक स्टेटमेंट से ही P&L बनते हैं। सही। वो अपने बैंक्स को सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करते हैं और वो हाँ, कहते हैं कि इस ट्रांजेक्शन को आप मैप कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसमें आप वेंडर बता देते कि भाई PSO है तो इसको मेरे फ्यूल में डाल दो, PIA है तो उसको ट्रेवल में डाल दो, और अगर कोई खाने की जगह है तो उसको फूड में डाल दो। बिल्कुल तो सही। इस तरह से गोइंग फॉरवर्ड हमारे यहाँ भी ऐसे ही होगा। अभी आपने कानून देखे हैं कि कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल्स के ऊपर सर्टन थ्रेशोल्ड्स के ऊपर उन्होंने कहा जी इनको आप ऑडिट करें, इनसे पूछें कि कहाँ से इतना कैश आ रहा है। सही। तो बहुत जल्दी नहीं, लेकिन कुछ सालों के बाद, जिस तरह से बाहर के मुल्कों में हम बैंक स्टेटमेंट से अपने फाइनेंशियल्स बनाते हैं, सेम उसी तरह से हमें भी शायद यहाँ करना पड़ेगा। सही। और ये दुनिया में हुआ तो जाहिर है हम भी कोई एक्सेप्शन तो है नहीं कि हम पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। और ये बिल्कुल सारा कैश बेस इकोनॉमी को खत्म करने के लिए टारगेटेड है। सही। चलें, ये डिजिटल इनवॉइसिंग वाला जो है, अभी आपने ये जिस तरह बताया कि इसमें अभी काफ़ी लोगों को करवाना है इसमें, तो ये सोचना पड़ेगा, बाद में तो फिर प्रॉब्लम ही रेज होनी है। तो इंशाल्लाह हम ना कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में कोर चीज़ को और डिस्कस करें कि डिजिटल इनवॉइसिंग में जो भी हमारे पास चीज़ें होती हैं। तो आपका शुक्रिया कि आपने इस बारे में हमें गाइड किया। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में दोबारा से आपको इनवाइट करेंगे। जरूर सर, थैंक यू।